शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल कई शातिर चालें एक साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ खुलकर घोटाले का खेल चल रहा था, हवाला के जरिए रिश्वत की रकम को इधर उधर किया जा रहा था, तो दूसरी ओर केजरीवाल पटना हाई कोर्ट के एक जज से मिलने के लिए गोटियां सेट कर रहे थे और इस काम में विनोद चौहान उनकी मदद कर रहा था। ईडी ने ये बड़ा खुलासा केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए किया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ कोर्ट में दिए जवाब में दावा किया कि केजरीवाल अपराध की आय के प्रमुख लाभार्थी हैं। उन्होंने अपराध की आय से 45 करोड़ रुपए व्यक्तिगत रूप से और गोवा चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए। ईडी ने कहा कि उसके पास सबूत हैं कि केजरीवाल इस मामले में अपराध की आय के हवाला हस्तांतरण में शामिल विनोद चौहान और चरणप्रीत सिंह के साथ सीधे जुड़े हैं। इस प्रकार वो अपराध की आय के हवाला हस्तांतरण से भी जुड़े हुए हैं। केजरीवाल की विनोद चौहान के साथ एसएमएस और सिंपल ऐप से चैट इसका पुख्ता सबूत है। विनोद चौहान पर ईडी ने गोवा में 25.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि विनोद ने साउथ कार्टेल के प्रतिनिधि अभिषेक बोयिनपल्ली से मुलाकात की थी और नकद हस्तांतरण का जिम्मा भी लिया था। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में दायर अपने 182 पन्नों के जवाब में कहा है कि विनोद चौहान की केजरीवाल से निकटता इस तथ्य से स्पष्ट है कि वो सीएम के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी काम कर रहा था। ईडी ने दावा किया है कि डिजिटल साक्ष्यों से पुख्ता होता है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल में घनिष्ठ संबंध थे। ईडी ने कहा कि विनोद चौहान के फोन से कई हवाला नोट नंबरों के स्क्रीनशॉट मिले हैं और ये आईटी द्वारा जब्त किए गए डेटा में उल्लेखित नंबरों से मेल खाते हैं। ईडी ने तर्क दिया, इससे पता चलता है कि विनोद चौहान दिल्ली से गोवा तक अपराध की आय के हस्तांतरण में शामिल था। गोवा में इसे चरणप्रीत सिंह ने एकत्रित किया था। चरणप्रीत केजरीवाल के करीबी हैं और गोवा चुनाव में नकद भुगतान का प्रबंधन भी करता था। ईडी ने विनोद चौहान, अभिषेक बोयिनपल्ली समेत अन्य हवाला ऑपरेटरों के बीच हवाला धन हस्तांतरण के स्क्रीनशॉट दिखाए। ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अपराध से प्राप्त आय की एक प्रमुख लाभार्थी है। आरोपित चरणप्रीत सिंह ने उनके लिए नवंबर 2021 में गोवा में एक 5 सितारा होटल में ठहरने और एक कार्यक्रम के लिए कमरा बुक किया था। चरणप्रीत सिंह ने इस होटल में केजरीवाल के अलावा विभव कुमार और राम झा के लिए बुकिंग की थी, लेकिन चरणप्रीत की ओर से इस भुगतान का कोई कारण नहीं बताया गया है। ईडी ने दावा किया कि चरणप्रीत सिंह से हवाला ऑपरेटरों से एकत्रित अपराध की आय को अपने बैंक खाते में जमा कराया और इसी से अरविंद केजरीवाल के लिए भुगतान किया। ईडी ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में लगे विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से पता चलता है कि सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों, विधानसभा प्रबंधकों को उनके काम के लिए नगद भुगतान किए गए थे। ईडी ने कहा कि जब कुछ शराब के थोक विक्रेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने के लिए सहमत नहीं थे, तो राज्य के अधिकारियों के माध्यम से पंजाब में उनके व्यवसायों को निशाना बनाया गया। विजय नायर सरकार में किसी पद पर नहीं थे, फिर भी बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सरकारी बंगले में रहते थे। जिस बंगले में वो रहते थे वो कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित किया गया था, जो कि केजरीवाल के बंगले के करीब था। जबकि गहलोत के बयान से पता चलता है कि उन्होंने बंगले में विजय नायर नहीं बल्कि केजरीवाल के पीए अक्षय मल्होत्रा को रहने की अनुमति दी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत की कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिसे अब तक हर पार्टी निभाती आई है, लेकिन लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे पीएम मोदी को लेकर इंडी गठबंधन, खास तौर से कांग्रेस में इतनी नफरत है कि उन्होंने बधाई देने की औपचारिकता का भी पालन नहीं किया। इसके उलट वो ये कहते रहे कि केंद्र की नई सरकार अवैधानिक है। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस रवैये से नाराज आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया है। प्रमोद कृष्णन ने कहा
कि मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत कि बधाई का एक ट्वीट भी नहीं किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये भारत को गौरवान्वित करने वाले ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊंचाइयों के शिखर को छुएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक और ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर ब्रह्मांड में गूंजी वो आवाज, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और बस शपथ हो गई खटाखट। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट में राहुल गांधी को टैग भी किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बीते कई दिनों से कांग्रेस की तरफ कम और बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बयान दी, इसके बाद पीएम से मुलाकात की। इतना ही नहीं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने उनके आवास पर भी पहुंच गए। यही नहीं, बीजेपी के नेता के अन्नामलाई का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाषण देने के दौरान रो पड़ते हैं। बस इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट और किया, जिसमें लिखा कि ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, के अन्नामलाई एक दिन सैलाब बनेंगे और डीएमके के साम्राज्य को डुबो कर रख देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि देश की जनता तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। इसके पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर शक करना ठीक नहीं है। दोनों ने ही चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। नीतीश और नायडू के साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी मोदी के समर्थन में हैं। निश्चित रूप से बीजेपी ने इस बार एनडीए की मदद से चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल चुनाव में बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा 272 को छू नहीं सकी, सिर्फ 240 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने बहुमत हासिल किया, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को किंग मेकर के रूप में देखा गया। हालांकि नतीजों के बाद विपक्षी कांग्रेस ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने की खूब कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। मुफ्त की रेवड़ी बांटो और चुनाव जीतो, केजरीवाल ने ही इस जिताऊ फॉर्मूले को दिल्ली में आजमाया था और लगातार 2 बार सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब जो नजारा दिल्ली की सड़कों पर दिखा, उसे देखकर केजरीवाल तिहाड़ जेल में भी कांप उठेंगे। असल में केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान वहां की महिलाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए देगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन महिलाओं से किया गया वादा भगवंत मान ने नहीं निभाया। नतीजा, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को तगड़ी चपत लग गई। केजरीवाल ने इस फॉर्मूले को दिल्ली में लागू करने का ऐलान किया। बजट में सरकार ने घोषणा कर डाली कि पंजाब जैसी योजना दिल्ली में भी लागू की जाएगी। हद तो तब हो गई जब लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं से फॉर्म भरवाने लगे कि उन्हें अब 1000 महीना दिया जाएगा। लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर उतर आई। दिल्ली के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के सामने उस समय बड़ी अजीब स्थिति हो गई, जब वहां सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा होने लगी। महिलाएं दिल्ली सरकार से 1000 रुपए की मांग करने लगी। ये महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रही थी, केजरीवाल हमें 1000 रुपए दो। महिलाओं का कहना था कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे फॉर्म भरवाए थे और ये कहा गया था कि सबको 1000 रुपए मिलेंगे। ये महिलाएं 1000 रुपए की डिमांड कर रही थी। साथ ही दिल्ली में पीने के पानी की समस्या को लेकर भी उनमें नाराजगी थी। ये प्रदर्शन दिल्ली महिला मंच की ओर से किया गया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए दिल्ली की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने इस योजना को महिला सम्मान राशि योजना नाम दिया था। इसके लिए सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर फॉर्म भी भरवाए थे। पिछले दिनों तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके आई दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल से रिहा होने के बाद इस स्कीम को लागू किया जाएगा। महिलाओं के विरोध का सामना सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं करना पड़ रहा है,
बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी महिलाएं बेहद नाराज हैं, जिनसे इन नेताओं ने 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था और उन्हें गारंटी कार्ड भी थमाया था। हाल ही में दिल्ली की मुस्लिम महिलाओं ने राघव चड्ढा और संजय सिंह की गाड़ी घेर ली थी। बड़ी मुश्किल से दोनों नेता अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग निकले। आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने दिल्ली सरकार की महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली स्कीम का विरोध किया था। नितिन त्यागी का कहना था कि पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए झूठा प्रचार कर रही है। नितिन त्यागी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा था कि हम लोग हर जगह 1000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं, ये गलत है और झूठ है। अभी ये स्कीम पास नहीं हुई है और इसके पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और पंजाब और हरियाणा में अपने दम पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। हरियाणा में भी आपका खाता नहीं खुला। केवल पंजाब में पार्टी 3 सीटें जीत पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही दिल्ली के लोगों पर एक और नई मुसीबत आ गई है। पूरी दिल्ली के अधिकांश हिस्से समेत दिल्ली के कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है। अब इन इलाके के लोग बिना पानी और बगैर बिजली के इस भीषण गर्मी में जीने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से आतिशी मर्लेना ने जल संकट के लिए हिमाचल और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा था, उसी तरह पावर कट के लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया है। ताज़ा पावर संकट कब तक जारी रहेगा, कहा नहीं जा सकता। दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका आईटीओ भी इस पावर कट के चलते अंधेरे में डूब गया है। इसी आईटीओ पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय और आयकर विभाग का दफ्तर है। आतिशी ने कहा कि यूपी के मंडोला में पीजीसीआईएल के एक सब स्टेशन में आग लगी है। इस सब स्टेशन से दिल्ली को 1500 मेगावाट बिजली मिलती है। आतिशी ने बताया कि मंडोला सब स्टेशन में आग लगने के चलते दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बहुत चिंता की बात है। मौजूदा वक्त में देश का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है। आतिशी ने बताया कि 2:11 से दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ, जिससे पूर्वी दिल्ली का काफ़ी हिस्सा, आईटीओ का हिस्सा, दक्षिण दिल्ली में सुखदेव विहार, आश्रम, सरिता विहार समेत कई इलाके प्रभावित हुए। मंत्री आतिशी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी की बिजली कंपनियों से इस मसले पर बात कर रही है। इसके फौरी समाधान के लिए दिल्ली के अन्य पावर स्रोतों जैसे N1 से लिंक किया जा रहा है। आतिशी ने इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताया। आतिशी ने कहा कि देश के समूचे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को केंद्र सरकार चलाती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NTPC इनका एक पूरा नेशनल पावर ग्रिड है। आतिशी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली बहुत सीमित स्तर पर पावर प्रोडक्शन होता है। दिल्ली की अधिकतर बिजली बाहरी राज्यों से आती है, ये NTPC के तहत आती है। इसके बाद 3 बिजली कंपनियों के जरिए दिल्ली में इसका वितरण होता है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना है। इसके साथ ही आतिशी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंताजनक बात है कि मौजूदा वक्त में देश का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया है। मैं इस मसले पर बिजली मंत्री और पीजीसीआईएल के चेयरमैन से मिलने के लिए समय मांगूंगी। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में इस तरह का फेल्योर नेशनल ग्रिड की तरफ से होता है तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे पूरे हफ्ते बिजली देने का पूरा प्रयास किया है। इसके एक दिन पहले ही दिल्ली जल संकट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा था और उसे याचिका खारिज करने की धमकी तक दे डाली थी। लेकिन लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार से दिल्ली की सरकार ने कोई सबक लिया हो। उसकी कोशिश यही होगी कि कैसे भी इस पावर कट के मसले को भी लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सहयोगी दलों के प्रेशर पॉलिटिक्स में पीएम मोदी नहीं उलझने जा रहे हैं और ना ही विपक्ष की उलझाने की कोशिश में ही फंसने का उनका इरादा है। ये बात तो मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की लिस्ट देखने से ही साबित हो जाता है। लेकिन विपक्ष स्पीकर के पद के लिए टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों को उकसाने की कोशिशें कर रही थी तो पीएम मोदी ने इसकी काट भी खोज निकाली है। राज्यसभा में उपसभापति का पद नीतीश कुमार की पार्टी के पास है, इसलिए लोकसभा स्पीकर के पद पर उसका दावा बेमानी है। रही बात
टीडीपी की, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में स्पीकर का पद दिया गया। लेकिन पीएम मोदी ने बड़ी चाल चलते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि टीडीपी के लिए स्पीकर पद पर दावा करना ही मुश्किल हो गया। मतलब कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। इस बार स्पीकर के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा आंध्र प्रदेश से चुनकर आई डी पुरंदेश्वरी की है। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली है। सियासी गलियारों में लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाम नाम चर्चा में हैं। इसमें बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे है। बीजेपी राजमुंदरी से जीत कर आए पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाकर एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है। 22 जनवरी 1959 को जन्मी डी पुरंदेश्वरी का पूरा नाम दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी है। वो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और दक्षिण के कद्दावर नेता रहे एनटी रामाराव के दूसरे नंबर की बेटी हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेक्रेट हार्ट मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की। इसके बाद चेन्नई के साउथ इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट एंड वुमेन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ लिटरेचर की पढ़ाई की, फिर जेमोलॉजी में डिप्लोमा भी हासिल किया। साल 1997 में हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी की नींव रखी। पुरंदेश्वरी की खास बात यह है कि वो 5 भाषाएं लिख, पढ़ और बोल लेती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच की जानकारी है। वो कुचिपुड़ी में भी दक्ष हैं। पुरंदेश्वरी देवी की साल 1979 में दुग्गुबाती वेंकटेश्वर राव से शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा हितेश और बेटी निवेदिता। पुरंदेश्वरी देवी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। यूपीए 2 सरकार में मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री हुआ करती थी। साल 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद सौंपा। जब कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर 2 राज्य बनाने का फैसला लिया तो पुरंदेश्वरी नाराज हो गई। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने पहले महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया। इसके बाद उन्हें लगातार प्रमोशन मिलता रहा। साल 2020 में उड़ीसा की प्रभारी बनी। फिर पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। पुरंदेश्वरी देवी बहुत सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, इसलिए उन्हें दक्षिण का सुषमा स्वराज कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पुरंदेश्वरी देवी स्पीकर की कुर्सी पर दावा कर रहे टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। उनकी बहन नारा भुवनेश्वरी से चंद्रबाबू नायडू की शादी हुई है। अगर बीजेपी स्पीकर की कुर्सी के लिए पुरंदेश्वरी का नाम आगे करती है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि नायडू इसका विरोध नहीं करेंगे। एक और रोचक बात यह है कि जब चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार का तख्ता पलट किया था, तब पुरंदेश्वरी देवी ने नायडू का साथ दिया था। इसलिए इस बात की भी ज्यादा संभावना है कि नायडू उनके पक्ष में ही खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 33 तक जा पहुंचा। वो भी तब जब गांवों में लोग बीजेपी को प्रचार करने नहीं देते थे, उम्मीदवारों को कहीं जाने और सभा करने नहीं देते थे। पंजाब में सबसे ज्यादा सीट पाने वाली कांग्रेस को महज 37% वोट मिले। मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा का फासला नहीं है। यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेल दिया। उसके निशाने पर अब विधानसभा के चुनाव है। रवनीत बिट्टू को रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में बिट्टू पहले पंजाब के नेता है जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिट्टू काम करने की अपनी आक्रामक स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। पंजाब में बीजेपी के पास और भी कई बड़े नेता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिट्टू का ही चयन किया। सूत्रों का कहना है कि पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर और नामित राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू, पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी और पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था। हालांकि आखिर में पार्टी नेतृत्व ने बिट्टू के नाम पर मुहर लगाई, जो कि चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिट्टू खुद 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्हें राजनीति अपने दादा से विरासत के रूप में मिली थी। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और 1995 में उन्हें खालिस्तानी आतंकियों ने मार दिया था। उस वक्त वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर थे। उन्हें पंजाब में कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए जाना जाता है।
पंजाब के एक सीनियर बीजेपी नेता ने कहा कि सभी 13 सीटें हारने के बाद भी भगवा पार्टी राज्य में पकड़ बनाने की कोशिश में लगी है। राज्य में बीजेपी का वोट शेयर 18% बढ़ गया है। ऐसे में अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। जो लोग भी बिट्टू की आलोचना कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि बिट्टू 3 बार के सांसद रह चुके हैं। वहीं वो जिस पार्टी में थे उस पर सिखों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगता रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या फिर 1984 के सिख विरोधी दंगे, कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को राज्य में एक युवा और आक्रामक चेहरे की जरूरत थी। बिट्टू एक जाट सिख हैं और सिख वोटरों में उनकी पहुंच है। माना जा रहा है कि बिट्टू पंजाब में बीजेपी का भविष्य का चेहरा हो सकते हैं। उनकी राष्ट्रवादी और खालिस्तान विरोधी छवि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। जानकारों का कहना है कि समय ही बताएगा कि बीजेपी का ये दांव काम करेगा या नहीं। बीजेपी बिट्टू को बड़ा नेता मानकर अहमियत दे रही है। हालांकि पंजाब में कई चुनौतियां हैं। पंजाब की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को केंद्र से क्या मदद मिलेगी, किसानों के मुद्दों का क्या हल निकलेगा, इस पर भी यहां आगे की राजनीति निर्भर करती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।